आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। स्टॉक मार्केट में महारत हासिल करना। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है। लेकिन ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं है। हम मार्क मिनर्विनी की किताब थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन से उन बुनियादी सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें कुछ $1000 से करोड़ों बनाने में मदद की। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि एक चैंपियन ट्रेडर क्या करता है, बल्कि ये समझना है कि वो वैसा सोचता कैसे है। किताब का एक बड़ा दिलचस्प आइडिया है कि किसी में भी असाधारण प्रदर्शन करने की ताकत होती है। बिल्कुल। पर उसके लिए सही ज्ञान, अपने प्रोसेस पर टिके रहना और एक जिद की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा। और ये सफर शुरू होता है दिमाग से, मानसिकता से। किताब का सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार ये है कि जीतना एक विकल्प है। जीतना एक विकल्प है। सब में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शेयर बाजार में और जिंदगी में भी हम जीतना चुनते हैं और हम हारना भी चुनते हैं। ये सब कुछ अपनी जिम्मेदारी लेने के बारे में है। चलिए इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। जीतना एक विकल्प है, इसका असल में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप अपनी सफलता या असफलता के लिए पूरी की पूरी 100% जिम्मेदारी लेते हैं। आप बाजार को दोष नहीं देते, अपने ब्रोकर को या बुरी किस्मत को नहीं। मतलब कोई बहाना नहीं। कोई बहाना नहीं। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप अनजाने में ये मान रहे हैं कि आपका अपने नतीजों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए किताब में एक बहुत जबरदस्त कहानी है, 2 भेड़िए की कहानी। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है। एक दादा अपने पोते को बताते हैं कि हम सबके अंदर 2 भेड़िए लड़ रहे हैं। एक भेड़िया गुस्से वाला, बदला लेने वाला और लालची। हाँ, और दूसरा समझदार, शांत और दयालु। और जब पोता पूछता है कि जीतेगा कौन, तो दादा जवाब देते हैं, बेटा जीतेगा वो जिसे मैं खाना खिलाऊंगा। ट्रेडिंग में ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। हर ट्रेडर के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक है बिल्डर, जो अनुशासित है, अपने नियमों पर चलता है और धीरे धीरे अपना अकाउंट बनाता है। बिल्कुल। और दूसरा है रेकिंग बॉल, मतलब तोड़ने वाला, जो डर, लालच, भावनाओं में बहकर एक ही झटके में सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। आपको हर ट्रेड में चुनना होता है कि आप किसे ताकत दे रहे हैं। वाह, ये 2 भेड़िए वाली कहानी तो ट्रेडिंग पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब हर दिन ट्रेडर के अंदर एक लड़ाई चल रही है। हर दिन। किताब में टू फॉर द मनी फिल्म का भी एक जिक्र है, जहां एल पचीनो का किरदार कहता है कि कुछ जुआरी जीतने के लिए नहीं, बल्कि अनजाने में हारने के लिए खेलते हैं। सबक ये है, लियोन मत बनो। बिल्कुल। अपनी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मानसिकता वाली बात तो समझ आ गई। सारी जिम्मेदारी अपनी है और हमें अपने अंदर के बिल्डर को ताकत देनी है। लेकिन एक बार ये तय कर लिया तो असल में शुरुआत कहाँ से करें? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है, कभी भी बिना योजना के शुरुआत ना करें। एक प्लान। हाँ, किताब इस बात पे बहुत जोर देती है कि आप बिना योजना के बाजार में एक कदम भी ना रखें। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर यह चौंकाने वाली सच्चाई है कि लोग $800 का टीवी खरीदने से पहले जितनी रिसर्च करते हैं, हाँ, बहुत करते हैं, उससे कम रिसर्च वो $1,00,000 के स्टॉक में पैसा लगाने से पहले करते हैं। बिना योजना के आप सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है ना। सही बात है। तो इस ट्रेडिंग प्लान में होना क्या क्या चाहिए? ज्यादातर लोग तो बस ये सोचते हैं कि क्या खरीदना है। हाँ, और वही गलती है। एंट्री तो बस शुरुआत है। एक मजबूत योजना में 4 जरूरी चीजें होती हैं। पहला, एंट्री मैकेनिज्म। आप कब और क्यों खरीदेंगे, क्या देखकर आपको लगेगा कि हाँ, अब सही समय है। ठीक है। दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, जोखिम प्रबंधन। मतलब अगर ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चला तो आप क्या करेंगे? आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? वो पॉइंट जहां आप मान लेंगे कि मैं गलत थी और बाहर निकल जाएंगे। एग्जैक्टली। और तीसरा पॉइंट है मुनाफा सुरक्षित करना। अगर आप सही हुए तो आप मुनाफा कब और कैसे लेंगे? और चौथा? चौथा है पोजीशन साइजिंग। आप अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा एक ट्रेड में लगाएंगे। ये चारों चीजें पहले से लिखी होनी चाहिए। किताब में आकस्मिक योजना यानी कंटिंजेंसी प्लानिंग का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये एक प्रोफेशनल की पहचान है। इसका मतलब है कि आपके पास हर स्थिति के लिए एक प्लान बी है। किताब 3 प्राथमिकताओं की बात करती है। पहली, अपने नुकसान को सीमित करें, आपका स्टॉप लॉस, जो पहले से तय है। हाँ। दूसरी, अपने खरीद मूल्य को सुरक्षित करें। मतलब जब स्टॉक थोड़ा आपकी दिशा में बढ़ जाए तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठाकर अपने खरीद मूल्य पर ले आएं।
इससे ये पक्का हो जाता है कि अगर स्टॉक पलट भी गया तो कम से कम आप नुकसान में नहीं निकलेंगे। ये तो बहुत स्मार्ट है, मतलब जीरो लॉस की गारंटी हो गई। हाँ, उस ट्रेड पर। और तीसरी प्राथमिकता है अपने मुनाफे को सुरक्षित करना। एक अच्छे खासे मुनाफे वाले ट्रेड को वापस नुकसान में मत बदलने दो। एक बार अच्छा मुनाफा हो जाए तो स्टॉप लॉस को ऊपर ले आओ ताकि कुछ प्रॉफिट लॉक हो जाए। ठीक है, तो आपके पास एक योजना है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी योजना काम कर रही है या नहीं, या जिस स्टॉक को आपने चुना है वो वाकई मजबूत है? यहाँ पर किताब में वो एक दिलचस्प तुलना की गई है। हाँ, टेनिस बॉल बनाम अंडा। ये बहुत आसान लेकिन शक्तिशाली तरीका है एक स्टॉक की सेहत को जांचने का। बताइए इसके बारे में। सोचिए, एक स्वस्थ स्टॉक जब बाजार में थोड़ी गिरावट आती है और वो नीचे आता है तो वो एक टेनिस बॉल की तरह जमीन पर पड़ते ही तेजी से वापस उछलता है। ये ताकत की निशानी है। अच्छा, मतलब वो बाउंस बैक करता है। जोरदार बाउंस बैक करता है। ये दिखाता है कि खरीदार मामूली गिरावट पर भी उसे खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। और एक कमजोर स्टॉक वो अंडे की तरह होता है। बिल्कुल। एक कमजोर स्टॉक जब गिरता है तो वो एक अंडे की तरह बिखर जाता है, टूट जाता है। हाँ, वो उस गिरावट से उभर नहीं पाता, वहीं पड़ा रहता है या और नीचे चला जाता है। ये एक बड़ी चेतावनी का संकेत है। किताब में कुछ और चेतावनी के संकेतों का भी जिक्र है जिन्हें उल्लंघन या वायोलेशंस कहा गया है। ये क्या है? ये कुछ ऐसे नियम हैं जो अगर टूटते हैं तो ये संकेत देते हैं कि स्टॉक कमजोर हो रहा है। जैसे एक स्टॉक अपनी कीमत के एक जरूरी लेवल को तोड़कर ऊपर जाता है, जिसे ब्रेकआउट कहते हैं। ये एक ताकत का संकेत है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के तुरंत बाद हाँ, कि 20 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे बंद हो जाता है तो ये एक वार्निंग है। 1 मिनट, 20 दिन की मूविंग एवरेज को आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। ये बस पिछले 20 दिनों की स्टॉक की औसत कीमत है। एक मजबूत ऊपर जाते हुए स्टॉक को इस औसत कीमत से ऊपर ही रहना चाहिए। अगर वो इसके नीचे चला जाता है तो ये कमजोरी का पहला संकेत हो सकता है। और कोई उल्लंघन? एक और है, जब कोई स्टॉक बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ लगातार 3 दिन तक गिरता है। वॉल्यूम का मतलब? उस दिन कितने शेयरों की खरीद बिक्री हुई। सही, जब बहुत सारे शेयरों के साथ कीमत गिरती है तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी जैसे कि म्यूचुअल फंड माल बेच रहे हैं, और ये खतरे की घंटी है। एक मशहूर ट्रेडर है डैन जेंगर, उनकी एक कहावत है, जीतने वाले घोड़े गेट पर वापस नहीं आते। मतलब एक असली मजबूत ब्रेकआउट को फेल होकर वापस नीचे नहीं आना चाहिए। कभी नहीं। ये सब कुछ एक बड़े आइडिया की तरफ इशारा करता है जो शायद इस किताब का सबसे जरूरी नियम है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग रिटर्न फर्स्ट सोचते हैं, लेकिन चैंपियन रिस्क फर्स्ट सोचते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना कमा सकती हूँ, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं कितना नुकसान उठा सकती हूँ। बिल्कुल, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना नुकसान उठाने को तैयार हूँ। आपका स्टॉप लॉस पहले से तय होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना वो बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने जैसा है। और इसी रिस्क फर्स्ट सोच से जुड़ी एक सबसे बड़ी गलती है जिससे किताब बचने को कहती है, एवरेजिंग डाउन। मैंने ये गलती बहुत लोगों को करते देखा है। हाँ, और ये एक बहुत खतरनाक जाल है। एवरेजिंग डाउन का मतलब है जब कोई स्टॉक गिरता है तो और ज्यादा खरीदना, इस सोच पर कि अगर मुझे ये $20 में पसंद था तो 15 में तो और भी अच्छा है, डिस्काउंट पर मिल रहा है। हाँ, लेकिन असल में आप एक डूबते जहाज में और पैसा डाल रहे होते हैं। आप अपनी एक गलती को और बड़ी गलती से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। पॉल ट्यूडर जोन्स एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं। उनकी एक मशहूर कहावत है जो इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। क्या कहते हैं वो कहते हैं, लूजर्स एवरेज लूजर्स, यानी जो लोग हार रहे होते हैं वही गिरते हुए शेयरों में और पैसा डालते हैं। तो अगर सुपर परफॉर्मेंस का रहस्य पैसा कंपाउंड करना है, गलतियों को नहीं, तो ये किया कैसे जाता है? ये किया जाता है प्रगतिशील जोखिम यानी प्रोग्रेसिव एक्सपोजर के जरिए। एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। ये क्या है? इसका मतलब है कि जब आपके ट्रेड सही जा रहे हों और आप मुनाफा कमा रहे हों तो आप धीरे धीरे अपने सौदों का आकार बढ़ाते हैं, और जब आपके ट्रेड लगातार गलत हो रहे हों तो आप अपने सौदों का आकार छोटा कर देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अच्छा खेल रहे हैं तब आप ज्यादा बड़ा दांव लगाते हैं, और जब आपका दिन खराब है तो आप पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, और ज्यादातर नए ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं। वो नुकसान के बाद बड़ा दांव लगाकर सब वापस पाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। एग्जैक्टली। इस तकनीक से आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप तब सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं जब आप अपना बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, और तब सबसे कम जब आप सबसे खराब। खरीदने के बारे में तो बहुत बात होती है, लेकिन बेचने की कला भी उतनी ही जरूरी है ना? अक्सर सही समय पर बेचना ज्यादा मुश्किल होता है।
बेचने की कला वाकई बहुत जरूरी है। इसके लिए किताब एक तकनीक बताती है जिसे बेस काउंट कहते हैं। बेस काउंट? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है। एक स्टॉक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो थोड़ा चढ़ता है, फिर रुककर आराम करता है, ताकत इकट्ठा करता है और फिर दोबारा चढ़ना शुरू करता है। अच्छा, ये जो रुकने और आराम करने की जगहें हैं, इन्हें बेस कहते हैं, जैसे बेस कैंप होते हैं ना। तो शुरुआती बेस अच्छे संकेत हैं। हाँ, पहला या दूसरा बेस मजबूती का संकेत है। ये दिखाता है कि स्टॉक अभी अपनी यात्रा की शुरुआत में है। और बाद के बेस, मतलब चौथा या पांचवा? जैसे जैसे स्टॉक चौथे या पांचवें बेस पर पहुंचता है, ये एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। जैसे कोई पहाड़ की चोटी के पास पहुंच गया हो, जहां खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक अपनी चाल के आखिरी दौर में हो सकता है। अब आपको बेचने के मौकों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। और यहाँ हमें क्लाइमैक्स टॉप के संकेतों को पहचानना होगा। बिल्कुल, क्लाइमैक्स टॉप या ब्लो ऑफ टॉप। ये संकेत क्या होते हैं? ये सुनने में काफी नाटकीय लगता है। ये होता भी नाटकीय है। इसका सबसे बड़ा संकेत है स्टॉक की कीमत में बहुत तेज और लगभग सीधी बढ़त। जैसे 1 से 3 हफ्तों के अंदर स्टॉक का 25% या 50% या उससे भी ज्यादा बढ़ जाना। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये वो समय होता है जब आम निवेशक मीडिया में खबरें देखकर उत्साह में खरीदना शुरू करते हैं। इस तेज बढ़त के दौरान जिस दिन स्टॉक सबसे ज्यादा उछलता है, वो दिन अक्सर चोटी के बहुत करीब होता है। तो ये मजबूती में बेचने का संकेत है। ये मजबूती में बेचने का संकेत है, इससे पहले कि बड़े संस्थागत निवेशक अपनी भारी बिकवाली शुरू करें और स्टॉक नीचे आ जाए। तो आज की इस गहरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये हैं कि सबसे पहली चीज है मानसिकता, ये मानना कि जीतना एक विकल्प है और इसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। फिर एक योजना का होना बहुत जरूरी है। तीसरा, रिटर्न से पहले हमेशा अपने जोखिम के बारे में सोचें। और आखिर में आपकी प्रक्रिया ही आपके नतीजों को तय करती है। बिल्कुल, ये कोई जन्मजात प्रतिभा या किस्मत का खेल नहीं है। महान निवेशक पीटर लिंच ने एक बार कहा था, मेरे पालने के ऊपर कोई स्टॉक मार्केट का टिकर नहीं लगा हुआ था। ये एक हुनर है जो अनुशासन से, प्रैक्टिस से और एक परखी हुई प्रक्रिया को लगातार लागू करने से बनता है। किताब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म होती है, जो सिर्फ ट्रेडिंग पर नहीं, जिंदगी पर भी लागू होता है। यदि आप अपने जीवन से प्यार नहीं करते हैं, तो इसका कारण यह है कि किसी और ने इसे आपसे ज्यादा प्रभावित किया है। अभी निर्णय लें। ये बहुत गहरी बात है। ये हमें अपने जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की याद दिलाता है। और शायद सोचने के लिए आखिरी विचार ये हो सकता है, अपने लक्ष्यों की खोज में, चाहे वो ट्रेडिंग में हो या जीवन में, आप हर दिन किस भेड़िए को खाना खिला रहे हैं? वो बिल्डर जो एक प्रक्रिया का पालन करता है, या वो रेकिंग बॉल जो भावनाओं और आवेगों से चलता है? जैसा कि हमने आज सीखा, ये चुनाव पूरी तरह से हमारा है।